नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद आपका खैर मकदम करता हूँ और ख़ास तौर पर आमिर अली खान साहब का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि आज सारे हिंदुस्तान बिलखुसूस हमारी रियासत में ऐसा लगता है कि बीजेपी एक नई करवट ले रही है और बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाए। उसने अब ऐसा लगता है कि कर्नाटक जो जुनूब का एक अहम हिस्सा है या जुनूब की एक अहम रियासत है, उसे तो फ़तह कर लिया है, लेकिन अब उसकी सारी नज़रें तेलंगाना पर है। लेकिन तेलंगाना में जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो बड़ी उम्मीद उनसे हमें नज़र आती है, लेकिन हकीकत में क्या है हम ये पूछते हैं आमिर अली खान साहब से। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं फ़िक्र नज़र जो है इसमें आमिर अली खान अपनी मिल्लत को, अपनी कौम को एक नई फ़िक्र देते हैं, एक नई नज़र देते हैं। तो हम चलते हैं आमिर अली खान साहब के पास। पहला सवाल रियासत तेलंगाना के बारे में है, लेकिन मैं चलूँगा कर्नाटक से। कर्नाटक में हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि वहाँ पर कांग्रेस जेडीएस मखलूत हुकूमत को गिरा दिया गया और फिर बीजेपी इक़्तिदार किए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करीब पहुँच गई है और आजकल में इक़्तिदार पर फायज हो जाएगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए अब जुनूब के दरवाजे खुल गए हैं और उसकी सारी नज़रें तेलंगाना पर हैं? देखिए, जुनूब अब तक तो बीजेपी को जुनूब में नाकामी हुई थी, लेकिन 2019 के इंतखाबात में हैरत अंगेज़ तौर पे जो 28 पार्लिमानी हलकों में से जो 25 पे जो कामयाबी मिली है, मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा हौसला उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रहा सवाल जेडीएस कांग्रेस हुकूमत का, तो राहुल गांधी अपनी बात पे क़ायम रहे। वो ये बताना चाह रहे थे कि मैं जेंटलमैन आदमी हूँ और मैं अपनी बात पे क़ायम रहता हूँ। तो वो जेडीएस कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने का जो वादा किए थे, चाहे उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ, तो वो अपनी बात पे क़ायम रहे। लेकिन हाई सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी जिस तरह कांग्रेस जेडीएस गवर्नमेंट को तोड़ी है, या इसके पीछे जो भी हेर दाव पेच हुई है या भेड़ बकरियों की तरह जो एमएलएस को ख़रीदा गया है, मैं समझता हूँ कि अब तो बीजेपी इस बात को तो तस्लीम करके चलना है कि बीजेपी ही वाहिद ऐसी सियासी जमात फिल वक्त मुल्क में ऐसी है जिसके पास पैसा, पावर, हुकूमत, हर चीज़ उनके पास है। तो इसी ताकत पर वो चाहते हैं कि चाहे वो ख़रीदो फ़रोख्त हो, एमएलएस की हो या भेड़ बकरियों की हो, बहरहाल जो भी हो उसके लिए वो तैयार है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। और रहा सवाल तेलंगाना की तरफ, देखिए तेलंगाना वाहिद रियासत अब फिल वक्त मुल्क में ऐसी वाहिद रियासत बन गई है जहाँ पे अपोजिशन पार्टी नहीं है। कांग्रेस जो अपोजिशन थी, चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ये समझ रहे थे कि वो कांग्रेस को ख़त्म करके खुद चैम्पियन बन जाएंगे, लेकिन इतनी स्टिकी विकेट पे है केसीआर खुद, तो उनको खुद ये अंदाज़ा है कि क्या हो सकता। रहा सवाल एब्सेंस ऑफ अपोजिशन की जो क्राइटेरिया है, उसमें बीजेपी अपने आप को फिट करना चाहती है, यानी खला जो पैदा हो गई, और अगर आप पुराना जाएंगे, अगर तेलुगु देशम से जब इत्तेहाद था 1999 के इलेक्शन में, तो उसमें अगर देखेंगे तो बीजेपी को उस टाइम पे टीडीपी बीजेपी मिल के जब इलेक्शन लड़े थे तो तकरीबन 17% वोट मिले थे। और बीजेपी के शायद 10 के ऊपर कुछ सीट्स आए थे, 10 के आसपास में कुछ सीट्स आए थे, तो वही पहली कामयाबी बीजेपी की थी। और जिस तरह बीजेपी अब जो काम कर रही है कि हर छोटे नुक्ते नज़र को भी या छोटी छोटी बातों को भी वो ख्याल करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रही है। अब रहा सवाल किस तरह करेंगे। अब तेलंगाना की तरफ जो नज़र की बात करें आप, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अब फिल वक्त बोनाल पे त्यौहार चल रहा, इसके इमीडिएट बाद बकरीद है, और बकरीद हर वक्त बीजेपी के लिए एक खुशी का त्यौहार बनता है, जहाँ पे वो निकाल के गाय की कुर्बानी, गाय के चमड़े, सड़क पे पाए जाने वाली जो भी फुजला जो मिल जाता, उसको लेके हर वक्त बीजेपी कोशिश करती आ रही है, लेकिन अब तक नाकाम हुई थी। इसके बाद ये है कि देखिए ईद के बाद फिर आपको आएगा दिवाली, दशहरा, गणेश त्यौहार आएगा, गणेश का विसर्जन जुलूस रहेगा, जब मोहन भागवत आने वाले हैं। तो अमित शाह पहले ही ये ऐलान कर दिए कि वो हर महीना आने वाले हैं तेलंगाना को, तो यकीनन तेलंगाना की तरफ बीजेपी का रुख
बड़ा है जी जी और बीजेपी ये समझ रही कि तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करना आसान है। जी जी। एक सवाल ये है, जी। जैसा कि आपने कहा जी। कि बीजेपी में यानी तेलंगाना में बीजेपी इक़्तिदार हर हाल में हासिल करना चाहती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब 1984 के बाद, अगर आप 80 के दहे के बाद देखेंगे जी। कि बीजेपी सिर्फ 2 पार्लिमानी नशस्तों पर कामयाब हुई थी और 2 से आज 303 तक पहुंच गई है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब तेलंगाना में 1 से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन में एक चीज़ हो रही ना, सबसे बड़ी हिकमत अमली ये है जी कि ये बताना ये चाह रहे हैं कि टीआरएस फिल वक्त जी जी एमआईएम को साथ लेके चल रही है। जी हाँ ये बताने की कोशिश है टीआरएस और एमआईएम एक है। जी और जिस तरह कांग्रेस को ख़त्म किया गया है, जी। कांग्रेस के अरकान की खरीदी जो हुई है, जी जी तो उससे ये बताने की कोशिश करें कि टीआरएस, एमआईएम और कांग्रेस ये तीनों एक ही सिक्के के एक ही तरफ के रुख हैं। जी जी तो हम वाहिद जमात हैं जो मुखालिफ एमआईएम हैं और हिंदू कॉज के चैम्पियन हैं, ये बताने की एक कोशिश हो रही है। तो आपका मतलब ये इसमें है कि जैसा टीआरएस से बीजेपी के यानी एमआईएम की जो खुरबत है वो टीआरएस को और सेक्युलर जो जमातें हैं उनको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाएगी और बीजेपी को होगा फ़ायदा। नहीं, देखिए 2019 के इलेक्शन में जी भी हाँ, जी। अगर आप देखेंगे तो निज़ामाबाद से कांग्रेस तो खैर नहीं, टीआरएस की हार जी हाँ अगर आप देखेंगे तो उससे ये हुआ कि निज़ामाबाद में ऑलरेडी बीजेपी का माहौल तैयार था। जी जी आदिलाबाद में अगर आप जाएंगे तो भैंसे में जहाँ पर भी मजलिस का वजूद है जी जी वहाँ पे बीजेपी ताकतवर होते चले जा रही है। जी हाँ ये दोनों जमातें, बीजेपी हो या एमआईएम हो, जी जी दोनों सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री की तरह हैं। जी जी इनका फ़ायदा जहाँ होगा दूसरों को भी ऑटोमेटिक फ़ायदा मिल जाएगा। जी जी तो अब इस माहौल में अगर आप देखेंगे तो यकीनन बीजेपी की नज़रें पूरे रेड्डी तबके पे हैं। जी जी और अगर ज़ात पात की पॉलिटिक्स पे अगर हम बात करेंगे बिल्कुल नीचे जाके, जी जी तो उसमें यह है कि वेलमा, जी। केसीआर साहब वेलमा है, कास्ट के हैं, जी तो वेलमा डोमिनेशन, वेलमा पॉपुलेशन तो बिल्कुल कम है, जी तकरीबन 70,000 के करीब है तेलंगाना में, जी तो वेलमा पॉपुलेशन का। अलबत्ता रेड्डी जो हैं वो 4% है, वेलमा 0.7% है और रेड्डी जो है वो 4-5% के करीब हैं। जी 4-5% में उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन रेड्डी अक्सर होता यह था कि रेड्डी कम्युनिटी ही इख्तिदार पर रहती थी। जी इस मर्तबा पहली बार ऐसा हुआ है कि वेलमा को पावर मिला। जी वेलमा को पावर मिलने से रेड्डी फिल वक्त बेचैन है। जी अलबत्ता एक ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो 2019 के इलेक्शन में निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जी ये 3 सीट्स, चौथी सीट तो खैर हैदराबाद की थी, जी सिकंदराबाद की थी, लेकिन ये 3 सीट्स अगर आप देखेंगे तो 3 सीट्स में एक एसटी रिजर्व सीट है जो स्वयं बापूराव जीते हैं, वो भी अब फ़िरका परस्ती के बयानात देना शुरू कर दिए हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसरों को मार दो, मुसलमानों को अगर यहाँ दिखेंगे तो हम मारेंगे, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन करीमनगर और निज़ामाबाद जी दोनों जगह पे वेलमा हारे और मुन्नूर कापू, जो बीसी कम्युनिटी में जो मुन्नूर कापू कास्ट है, वो लोग जीते हैं। जी तो बीसी तबके को किसी हद तक अपने करीब करने में बीजेपी कामयाब हुई है। ये भी कहा अब जा रहा है- रेड्डी को जी, भी लेना चाह रहे हैं जी, करीब बहुत कर। अच्छी जी बात कही। अब ये भी कहा जा रहा है एक तरफ तो मजलिस जो है वो जो भी करती है उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, ये आम तासर यही पाया जाता है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री की बात है। जी आम तासर यही पाया जी जा रहा है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नर का जो रूल है वो अब आहिस्ता आहिस्ता एंटी केसीआर होता जा रहा है या एंटी हुकूमत होता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल जो मियाद है जी जी यूनाइटेड कॉमन कैपिटल की जो बात है, जी जी उसमें अगर किसी भी हद तक जी जी किसी भी किस्म का कम्युनल राइट्स होते हैं या किसी भी डिस्टर्बेंस अगर होता है तो जब गवर्नर को पूरे इख्तियारात मिल जाएंगे, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हाथ में चले जाएंगे। जी जी और गवर्नर मरकज़ का नुमाइंदा। जी अब ये भी बात आ रही थी कि किशन रेड्डी को अब चूँकि वज़ीर दाखिला, ममलकती वज़ीर दाखिला बन के उभरे हैं, तो उनको फेस ऑफ बीजेपी बना के आगे करेंगे। जी जी किशन रेड्डी का भी ताल्लुक़ रेड्डी तबके से है, जी जी तो ये एक कोशिश हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये हो रहा है कि बीसी तबके को भी साथ लेके चल रहे हैं। जी तो ये बीसी और रेड्डी को एक जगह करके वेलमा केसीआर के लिए तो परेशानी है, लेकिन ऐसे वक्त पे देखिए जब बीजेपी, आपको मालूम है कि पूरी अब तक शुमाली रियासतों में मॉब लिंचिंग होती थी, गाय के नाम पे मारा जा रहा था, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके ऊपर मुसलमानों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को और दलितों को टारगेट कर रहे थे। जी ये चीज़
गुज़िश्ता हफ्ते अगर आप देखेंगे तो औरंगाबाद में हुई, जी हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में। जी जी, तो आहिस्ता आहिस्ता जुनूब के तरफ ये चीज़ को ला रहे हैं। लेकिन मैं आज अगर आप बात करेंगे कि बीजेपी तेलंगाना में ज़ोर पकड़ने की आप बात करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी तेलंगाना और आंध्रा दोनों रियासतों में शायद हो सकता है कि एक साथ जी कोई एक एक्शन प्लान बना के वो आगे बढ़ रहे हैं, जी, जी जिसमें एक डाउट ये हो रहा है कि शायद जी, देखिए जगन के खिलाफ तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के काफ़ी केसेस हैं, जी। सीआईडी के, सीबीआई के केसेस हैं। कोई भी एक केस में अगर जगन को, फिर वक्त जगन का प्रॉब्लम ये है कि 21,000 करोड़ रुपए डेट में है, जी हाँ, कर्ज में है। खर्च पैसे होना है उनको, और मरकज़ पे दारोमदार हैं। जी जी तो जगन को अगर किसी तरीके से अगर फंसा देते हैं जी पुराने केसेस में ही, जी जी देखिए बचने के लिए बीजेपी ये बोल देंगी कि भाई ये तो कांग्रेस के ज़माने की केसेस है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी तो अगर जगन को फंसाया जाता है तो बीजेपी फिर वहाँ पे सर उठा सकती है। जी जी आप देखिए टीडीपी के 4 अरकान पार्लियामेंट जगन चंद्रबाबू नायडू को छोड़ के बीजेपी में जाके मिल गए, जी हाँ, तो कल एमएलए भी जा सकते हैं। जिस तरह खरीदो फरोख्त हो रही है, जी जी तो ये एक चीज़ है। मगर ये पूरी कड़ी जो मिल रही है, जी आंध्रा तेलंगाना की कड़ी पूरी मिल की, या कर्नाटका की भी अगर हम मिला लेंगे, ये तीनों रियासतों की कड़ी जाके मिलेंगी महाराष्ट्र इलेक्शन में। जी राज ठाकरे का सोनिया गांधी से मिलना, जी उससे ये खलबली शुरू हो गई है, इसीलिए मॉब लिंचिंग औरंगाबाद में होती है। जी तो हाँ। इस किस्म से माहौल को गरमाने की फिर एक कोशिश हो रही है। तो सिर्फ बीजेपी, आपका कहना यह है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मसाइल की बुनियाद पर नहीं बल्कि फिरकापरस्ती नहीं की नहीं, बुनियाद पर देखिए भी- मसाइल की बुनियाद पे तो बात हो ही नहीं सकती अब, जी जी इसलिए कि अगर आप मराठवाड़े की बात करेंगे या हैदराबाद कर्नाटक या ओल्ड निज़ाम स्टेट की अगर आप बात करेंगे, जी 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 तो यहाँ पे जो पानी का मसला है, जी किसानों का प्रॉब्लम है, पीने के पानी का मसला दरपेश है। जी जी तो ये 2 रियासतों को अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, जी जी इसके बाद सबसे बड़ा मसला है आपको चेन्नई में। जी तो ये पानी का मसला है। तो बुनियादी बातों पे कोई चीज़ होने वाला नहीं है अब, सिवाय इसके कि हेट पॉलिटिक्स के ऊपर बीजेपी जीतना चाह रही है। और बीजेपी अब तक भी जो जीती है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ ये है कि सामने वाले को बदनाम करे, और वो कामयाब हो गए। बहरहाल नाज़रीन, आमिर अली खान साहब ने जिस अंदाज में रोशनी डाली है वो गैर मामूली है, और मैं समझता हूँ कि 2023 में बीजेपी ने दावा किया है कि वो तेलंगाना के इक़्तिदार पर काबिज़ होगी, लेकिन कैसे काबिज़ होगी और इसके लिए किसे इस्तेमाल किया जाएगा, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे बीजेपी के जो तेलंगाना में अज़ायम हैं, जो इरादे हैं और उसके जो मंसूबे हैं, उस ताल्लुक से बात कर रहे थे, और ये भी सोच रहे थे, ये भी आपको बता रहे थे कि आखिर बीजेपी यहाँ पर इक़्तिदार पर फायद होने के लिए किन अनासिर का इस्तेमाल करेगी और किन सियासी कायदीन को अपने ज़ेर इस्तेमाल लाएगी। तो सवाल आपसे भी यही है कि आखिर बीजेपी जिस बुलंदी की तरफ जा रही है, तो उसमें क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे जो मुस्लिम सियासी जमातों के कायदीन हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे? देखिए बीजेपी का उरूज अगर होता है जी जी तो 2 ही चीज़ों पे होगा। जी एक तो ओवैसी ब्रदर्स की जी जी तकारीर से, या जी। उनको बताकर बीजेपी एक तरफ लाना चाह रही है। जी जी एक चीज़ ये हो रही कि बीजेपी ये भी बताने की कोशिश में है कि कांग्रेस, टीआरएस, एमआईएम एक ही हैं, जी जी तो हम वाहिद ऐसी जमात है जो हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जी जी और या हिंदुत्व एजेंडे को आगे लाना चाह रहे हैं। जी जी अब इसमें हो रहा ये कि अभी देखिए आप पुरानी तकरीर को फिर से करीमनगर में जाके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दोहरा के आ गए। जी जी उससे होने वाला क्या है? आप तो दोहरा के आगे 160 किलोमीटर दूर गए, आप गए तकरीर करे, वापस आ गए। जी जी लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आज फिल वक्त अगर आप तेलंगाना की या हैदराबाद रियासत के ही हैदराबाद शहर की बात करेंगे आप, जी जी तो आप देखिए कि
पुरानी एक इस्तेलाह अखबार में इस्तेमाल होती थी, वो होती थी इस्तिराब आमेज़ कैफियत। जी जी तो इसको अंग्रेज़ी में ये कहा जाता था कि जिस हिसाब से दिख रहा नहीं मगर एक कैफियत पाई जा रही, जी तो आज फिल वक्त है सो ये कैफियत हैदराबाद में मौजूद है। जी जी और बहुत मुमकिन है, पुलिस तो जिस हिसाब से तैयारी कर रही उसमें ये हो रहा कि किसी हद तक हैदराबाद में फसाद नहीं होना चाहिए। जी जी लेकिन आप देखिए कि मोहन भागवत का आना गणेश जी जी विसर्जन जुलूस के टाइम पे, अमित शाह का आना और हर 15 दिन में एक मरकज़ी वज़ीर का यहाँ पे आना, तो इन सब चीज़ों को अगर आप एक जगह जोड़ते हैं, खुद किशन रेड्डी का हल्के हल्के में दौरा करना, अपने हल्कों के इलाकों में दौरा करना, जी ये जो इशारे मिलते जा रहे हैं उससे ये है कि TRS MIM की मोहब्बत जी जी या इनकी जो भी ताल्लुक़ात ऐसे ताल्लुक़ात हैं जो टूटने वाले नहीं हैं, जी जी तो ये ताल्लुक़ात की बिना पे मैं समझता हूँ कि जिस तरह 2019 की पार्लियामेंट में TRS को नुकसान हुआ था जी 4 सीटों पे जहाँ BJP जीत गई थी, जी उसी तरह मैं समझता हूँ कि अब फिल वक्त बल्दिया के GHMC के इंतखाबात आ रहे हैं जी और लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें करीमनगर में आप जाके एक दिन एक बयान देते, इससे पहले एक बयान देते कि कुछ MIM हार गई तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मगर BJP हारना चाहिए। जी हाँ, परवाह नहीं, हम हार गए तो हार गए मगर BJP हारना चाहिए। तो आप फिर यही काम कर रहे हैं कि पूरे नॉन माइनॉरिटी वोट्स को एक जगह करने के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से तेल ऐसा डाल रहे हैं कि आग सही तरीके से भड़क नहीं। यानी एक मंसूबे बंद अंदाज में काम बिल्कुल करें। पूरा यही हो रहा, और ये चीज़ रियासत के वास्ते ना मुसलमानों के वास्ते बेहतर है, ना हिंदुओं के वास्ते बेहतर है, ना रियासत की तरक्की के वास्ते जी बेहतर जी है। तो इस चीज़ को अगर लेके आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि कल को अगर हालात ख़राब होते हैं जी तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ ये 2 फ़िरका परस्त जमातें ही रहेंगे। जी जी बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि आमिर अली खान साहब ने कहा कि तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट होती हैं और अमन व अमान में जो रुकावट बनते हैं वो फ़िरका परस्त ताकतें होती हैं, और फ़िरका परस्त ताकतें अपने इत्तेहाद के ज़रिए अमन को नुकसान पहुंचाती हैं और आवाम के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने जो मफादात होते हैं उसकी बआसानी तकमील कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक फ़िरका परस्तों का सवाल है, अब ऐसा लग रहा है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो GHMC के इंतखाबात क़ब्ल इस वक्त यानी मुनक़िद करवाने की सोच रखते हैं या मनसूबा रखते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है ये BJP के डर से हो रहा है? देखिए, BJP ने गुज़िश्ता मरतबा अभी जी, जी। 5 अरकान असेंबली जी जी जो उनके मुंतखब हुए थे जी, जी। वो शहर के अतराफ में ही हुए थे। जो 24 हल्के हैं अच्छा, GHMC पूरे के, हैं, जो जी, 24 जी, हल्के जी। हैं उसमें से 5 हल्कों पे BJP अतराफ में एक गोशा महल छोड़ के बाकी पूरे सराउंडिंग के थे। जी जी तो अब अगर बल्दिया के इंतखाबात होते हैं तो मैं समझता हूँ कि BJP का काफ़ी काम हो रहा है सराउंडिंग में, जी, जी। और BJP इसमें कामयाब होने के लिए पूरी जान तोड़ कोशिश करेगी। मरकज़ में BJP का होना, जी जी किशन रेड्डी का जीतना और अब मज़ीद 3 अरकान पार्लियामेंट जीतना, मैं समझता हूँ कि BJP पूरी कोशिश कर रही है, और BJP को जिताने की मदद के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे कायदीन भी कुछ पीछे नहीं हैं। जी। वो भी हर किस्म से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि BJP ही जीत के आगे बढ़ जाना। जी जी अगर ऐसा होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये अच्छी अलामत नहीं है। आपने जो बात कही है कि मरकज़ में BJP की हुकूमत की बात कही है, तो मरकज़ी मुमलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो खुद कम से कम 38 नशस्तों की जिम्मेदारी लेंगे और BJP को 38 बल्दी हलकों में कामयाबी दिला कर रहेंगे। तो ये आपको क्या ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मैच फिक्सिंग हो रही है मुख्तलिफ जमातों के दरमियान और ख़ास तौर पर फ़िरका परस्तों के दरमियान? देखिए, हो मैच फिक्सिंग तो अगर आप पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अगर आप चले जाएंगे जी जी तो वहाँ पर आप देख सकते किस तरह ये सब लोग एक ही हमाम के सब नंगे वहीं पे जमा होते हैं। जी, जी, जी। और बाहर जब निकलते हैं आवाम के बीच में तो फिर अपने आप के अपने नज़रियात अलग बताने की कोशिश करते हैं। जी जी तो वरना तो सब बहुत हद तक देखिए, एक आदमी अब अगर आप बात करेंगे तो शहरी नक्सल, जी हाँ, अर्बन नक्सल की जो बात आ रही है, जी, ये इस्तेलाह BJP की दी हुई है। जी, जी। और जो आदमी हुकूक इंसानी की बात करता है जी, जी। या जो आदमी इंसानियत की बात करता है उसे अर्बन नक्सल करके उसके ऊपर या तो CBI रेड हो जा रहा है, ED के रेड्स हो जा रहे जी, हैं, जी। उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन ऐसे लल्लू प्रसाद को फंसाया जाता जी है। हाँ, जी। और अगर आप जाएंगे तो आज़म खां के ऊपर केसेस बुक होने जी हाँ, वाले हैं। बिल्कुल। तो ऐसे हर एक के ऊपर होता चले जा रहा है, लेकिन मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट या मुस्लिम पार्टीज़ को है सो अभी तक महफूज रखा गया है। जी 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 तो
تو یقین مسلم لیگ تو زیادہ کچھ ایسا اشتعال انگیزی کی بات نہیں کرتی ہے. تو میں حیدرآباد کے حد تک بھی اگر بات کروں گا تو ایسے مسلم ارکان پارلیمنٹ جو ایک تھے، ایک سے دو ہوئے، دو کے بعد اب بات ایسی ضرور کرتے ہیں جو بالکل سیکولر ہندو کے کو بھی تکلیف دینے کی بات کرتے ہیں. جی صحیح. تو آپ ایسا دیکھیے سیکولر کو بھی فرقہ پرست بنانا چاہ رہے ہیں. جی ہاں. جو آدمی اب تک بی جے پی سے نفرت کرتا تھا جی ہاں. نان مسلم ہونے کے باوجود بھی، اس کو بھی آپ بی جے پی کی طرف ڈھکلنے کی کوشش کریں تو یہ کس کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیے میرا مخالفت ایک ہی بات کی ہے، اگر کوئی حالات بگڑتے ہیں تو ہوتا یہ کہ ایک آدمی کو آپ پکڑتے ہیں، یا اگر کمیونل سچویشن کچھ ابھرتا ہے تو اس میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں 10 لوگ اگر نان مسلم ملوث ہیں تو 10 کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن یہی چیزوں میں جب مسلمان ریٹیلیٹ کرتا ہے تو ان 10 لوگوں کے سیل فونز کو ٹیپ کر کے ان کی کال ہسٹری نکال کے وہ آدمی کس کس کو فون کیا اس کو پکڑ کے یہ تعداد 10 کی 100 ہو جاتی. تو مجموعی طور پہ نقصان کس کا ہو رہا؟ مسلمانوں کا ہو رہا. تو یہ چیز، یہ پلاننگ کو عام مسلمان تو سمجھ گیا ہے. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو عام مسلمان نکل کے نعرے بازی کرنے میں یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ کریم نگر میں تقریر کریے یا آپ ایسو اپنے حیدرآباد کے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں بھی اگر کریں گے تو وہی 50 لوگ پیچھے سے نعرے دے رہے ہیں، ورنہ تو پبلک جیسا سیکنڈ شو دیکھنے کے لیے، پکچر دیکھنے کے لیے جاتی ہے تھیٹر کو، ویسا تقریر سننے کے لیے آ رہی، ٹائم پاس کر رہی، چلی جا رہی. بہت اچھی بات کہی ہے. بہرحال ناظرین، آج جو ہمارے ملک میں فرقہ پرست طاقتیں تیزی سے ابھر رہی ہیں، ان سے مقابلہ کرنا صرف اور صرف جذبات سے نہیں بلکہ اپنے علم کے ذریعے ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اپنے منصوبوں کے ذریعے اور بہت ہی صبر و تحمل کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور آج ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے فرقہ پرستی کی جو بات ہو رہی ہے، آج ہندوستان میں اگر ترقی کرنا ہے تو فرقہ پرستی کو طلاق دینے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری نریندر مودی حکومت طلاق ثلاثہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور وہ بل پیش بھی کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ میں. اور یہ کہا گیا ہے مرکزی وزیر قانون نے، روی شنکر پرساد نے، کہ شریعت میں جو خامیاں رہ گئی تھی ہماری حکومت اسے دور کر رہی ہے اس بل کے ذریعے. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بی جے پی حکومت راست طور پر شریعت پر حملہ کر رہی ہے؟ دیکھیے شریعت پہ حملہ کرنے کی بات جو ہے، روی شنکر پرساد ہو یا نریندر مودی ہو، جن کو جو بولنا ہے بول سکتے ہو. جی. شریعت میں مداخلت، شریعت کی غلط ہونے کی جو بات کر رہے ہیں، آپ شریعت آپ کو کیا معلوم؟ بہت اچھی پہلے بالکل صحیح. پہلے ہاں، اگرچہ آپ یہ بولیے کہ جس طرح عمل ہو رہا ہے ٹرپل طلاق کی بات ہے، تو اگر آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹرپل طلاق نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی روک تھام کرنے کے لیے جائیں گے، تو میں ایک چھوٹی چیز، میں آج ٹرپل طلاق کی اس میں یہ مشورہ دینے کی بات ہے یا مسلمانوں تک یہ بات کرانے کی بات ہے کہ ہم طلاق تو لے رہے ہیں، جا کے طلاق جو ہو رہی ہے یا خلا جو ہو رہا ہے، یہ شرعاً ہمارے پاس ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہم اختلافات کی بنا پہ جا کے اگر ہم کورٹ سے خلا لیتے ہیں یا ہم طلاق لیتے ہیں، طلاق تو خیر دیکھیے، طلاق دینے والا تو طلاق 3 بار بول دیں گا اور نوٹس بھیجا دیں گا، اس سے طلاق ہو جائیں گی. لیکن جو خلا ہو رہا ہے یہ خلا شرعاً غلط ہو رہا ہے. اس لیے کہ شریعت یہ بولتی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو خلا کرانے والا ہے، وہ جو جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ مسلم ہونا چاہیے. آج ہو رہا یہ کہ ہم وکیل کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، خلا لے رہے ہیں، اور جا کے کون فیصلہ دے رہا؟ وہ نان مسلم جج دے رہا ہے. تو شرعی اعتبار سے ایک بڑی غلطی وہاں پہ ہو رہی ہے. حالانکہ خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کے ذریعے بھی یہ مسئلہ حل کرا ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ کے پاس جامع نظامیہ ہیں، بڑے بڑے مدرسوں کے اداروں کے پاس آپ جا کے لے سکتے ہیں، لیکن کورٹ کا جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جو خلا ہو رہی ہے، اگر غیر مسلم خلا کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ شرعاً شریعت کے حساب سے قبول نہیں ہے. علماء کو اس میں بیچ میں آنا چاہیے. لیکن علماء، پرابلم یہ ہے کہ علماء یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، مسلکی جھگڑا ہے، نظریاتی اختلافات ہیں، ان سب کو ہلا نہیں. اللہ کے سامنے کل آپ کو بھی پیش ہونا ہے، ہمارے کو بھی پیش ہونا ہے. کیا آپ تو اگر یہ غلطی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دور کرنا چاہیے. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا، ایک سوال معافی چاہتا ہوں، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا جیسا کہ روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ شریعت میں جو خامیاں ہیں تو اس بہانے اس طلاق ثلاثہ کا بل پیش کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلم خواتین جو مظلوم ہیں، کمزور ہیں، ان کی مدد کے لیے یہ بل لا رہے ہیں؟ دیکھیے، کیا ہندو خواتین کمزور نہیں ہیں؟ مسلم خواتین کمزور ہے، مسلم خواتین کی فکر کر رہے ہیں.
یہ سب صرف ڈھکوسلے باتیں سیاسی جی جی عزائم ان کے جو بھی ہیں اس کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن اگر اصولاً بات کرنا ہے تو روی شنکر پرساد کو جا کے اپنی بھابھی کا حال پوچھنا چاہیے جو فی الوقت سب سے زیادہ پریشان ہے. جی ہاں بہت اچھی بات کہی آپ. تو یہ بات بیکار ہے کہ آپ لا کے مسلم بہنوں کی مدد کرنے کے مسلم بہنوں کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم بھائیوں کو جہاں آپ گائے کے نام پہ مار دیے جا رہے ہیں اور چپی ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اپنی کرسی پہ, تو اس بہنوں کی مدد کرنے کے کیا کریں گے؟ بھائی اگر کمانے والا مر جائے گا تو پھر بہن کی کیا مدد کریں گے آپ؟ بہت اچھی بات, صحیح. تو آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج 49 ادیب, دانشور, سماجی کارکن, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے, لیکن اس پہ عمل کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. جی جی بہت اچھی بات کہی ہے. تو آپ ایوان میں تقریر جو بھی کرنا ہے بول دیں گے, آپ ہم ٹرپل طلاق بل لا لیں گے, ہم گائے کے اوپر قانون بنا لیں گے, گائے پہ بجٹ یہ سب بات آپ کریں, لیکن آپ عملی طور پہ کیا کریں یہ بہت ضروری ہے. جی جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارا دستور ہے وہ ہندوستان میں جو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون ہو یا لڑکی ہو اسے ہندوستان کی بیٹی سمجھتا ہے, اور یہ جو جینڈر عدم مساوات ہیں اسے دور کرنے کی کوشش ہے یہ بل. دیکھیے اسلام بھی یہ بات واضح طور پہ کہتا ہے. جی جی اسلام میں بھی یہ بات کی واضح تاکید کی گئی ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی حفاظت, اس ملک کے قانون پہ عمل کرنے کی آپ کی بنیادی ضرورت ہے. جی بنیادی اصول ہونا چاہیے آپ کا. تو اسلام خود یہ بات بتاتا ہے. آپ اس قسم کا اگر ڈریکونین کوئی لا لاتے ہیں اور اگر یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تائید میں یہ بل لا رہے ہیں اور مسلمان تائید کرتے جانا چاہیے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سوائے زبانی جمع خرچ کے کوئی اور چیز نہیں. بہت اچھی بات بتائیے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج ہندوستان میں اگر کوئی عورت سب سے زیادہ مظلوم ہے اور جسے سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے تو وہ مسلم خواتین نہیں, یا دلت خواتین نہیں, یا برہمن خواتین نہیں, بلکہ وزیر اعظم نریندر مودی کی علیحدہ شدہ بیوی ہے, اسے بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر لوگ دوسری عورتوں کی طرف تو دیکھ رہے ہیں, ان کی مدد کے دوڑ پڑ رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم کی بیوی کے مدد کے لیے کیوں نہیں دوڑ پڑتے لوگ؟ لوگ وزیر اعظم کو ہی دوڑ پڑنا چاہیے سب سے بڑی چیز. جی نہیں وہ تو وہاں پر ان سے غلطی ہو گئی ہے, وہ ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے دوری اختیار کر لی ہے. تو کیا ہندوستانیوں کا خاص طور پر خواتین کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس خاتون کی مدد کریں جو 40 سال سے زائد عرصے سے ایک تنہا زندگی گزار رہی ہے؟ بالکل کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں اٹھانا نا. جی ہاں یہ بات تو ارکان پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرح, پہلے یہ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جی جی ایک تو فرسٹ سٹیزن تو نہیں, مگر وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے والے انسان کی بیوی وہاں پہ ہیں, ان کو وہ بھی پریشان ہیں, ان کے لیے کیا کریں, یہ تو ارکان پارلیمنٹ اگر اٹھا کے پوچھیں گے تو اس پہ جواب ملے گا. بہرحال ناظرین یہ ہمارے پروگرام کی روایت رہی ہے کہ پروگرام کے آخری حصے میں عامر علی خان صاحب ایک پیام دیتے ہیں جو کبھی نوجوانوں کے نام ہوتا ہے, کبھی ہمارے دانشوران قوم کے نام ہوتا ہے, کبھی حکومت کے نام ہوتا ہے, کبھی بیوروکریٹس کے نام ہوتا ہے. لیکن آج ہم چاہیں گے کہ عامر علی خان صاحب جو حکومت مسلم خواتین کے تعلق سے مگرمچ کے آنسو بہا رہی ہے, حکومت کو اور مسلم خواتین کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے حکومت جس طرح ٹرپل طلاق بل کے لانے کی بات کر رہی ہے یا مسلم خواتین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کے آ رہی ہے, تو اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی مسلم خواتین سے ہے تو جس طرح آپ اردو کو ایک میڈیم بنائے ہیں امتحان لکھنے کا, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ 33% ریزرویشن جو آپ خواتین کے لیے دے رہے ہیں اس میں حکومت اگر ریزرویشن کچھ مسلمانوں کی خاص طور پہ آن دا بیسس آف اکنامک بیسس بتائیے, آپ ریلیجن کو چھوڑ کے اگر آپ اکنامک بیسس کے اوپر ہی بتا کے اس میں کوئی کوٹا مختص کرتے ہیں تو ریزرویشن دینے کی ایک بات بہت اچھی پہل ہو سکتی ہے. جی جی اس کے علاوہ اگر ہم دوسری بات کریں گے تو فرقہ پرستی کی جو عروج پکڑتے جا رہا ہے آج, اس کو روکنے کے لیے مسلمان, خاص طور پہ مسلمان, اشتعال انگیزی کے کیفیت میں نہ الجھیں. عید کے ٹائم پہ آپ اتنی احتیاط برتیں کہ کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھائے اور کسی قسم کا ایک ہلا بنا کے ہمیں ٹارگٹ نہیں کرے مسلمانوں کو. تو یہ آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم بالکل کردار سے مسلمان بن کے آگے بڑھیں. عید کو آپ خوش اسلوبی کے ساتھ منائیے, دھوم دھام سے منائیے, لیکن اس طرح کی کوئی ایسی حرکت مت کیجیے جس سے کہ فرقہ پرست جماعت آپ کے اوپر حاوی ہو سکتی اور شہر کا ماحول بگاڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے.
بہرحال ناظرین، جس طرح عامر علی خان صاحب نے اپنا پیام دیا ہے حکومت کے نام، مسلم خواتین کے نام اور شہریوں کے نام، اور خاص طور پر بقرعید کے تعلق سے جو پیام دیا ہے وہ غیر معمولی پیام ہے اور اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم اسی پیام کے ساتھ اپنا پروگرام فکر و نظر ختم کرتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔